गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे कि यदि किसी वजह से पति और पत्नी के बीच डिवोर्स हो जाए तो बच्चे की कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, किसको मिलती है। देखिए, सबसे पहले हम कानून की बात करेंगे क्योंकि कानून की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका डिसीजन अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल तय किए गए हैं और जो हमारे कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार ही आपको बच्चे की कस्टडी मिलेगी। और एक ओपिनियन मेरा व्यक्तिगत होगा जिसे मैं सबसे बाद में शेयर करूंगा। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की। तो बड़ी विडंबना की बात यह है कि पति पत्नी के बीच जब डिवोर्स होता है तो कहीं ना कहीं उनके बीच जो रिश्ते समाप्त होते हैं वो तो पीड़ाजनक है ही है। सबसे ज़्यादा पीड़ाजनक स्थिति उस मासूम बच्चे की होती है जिसका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि बच्चे के लिए तो दोनों ही माँ बाप उसकी संपत्ति है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आखिर कस्टडी किसको मिलेगी। तो देखिए, इसमें आपको हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के बारे में पता होना चाहिए एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में। इसकी धारा 6 सीधा सीधा कहती है कि नेचुरल गार्जियंस कौन होते हैं, प्राकृतिक संरक्षक बच्चे का कौन होता है। तो उन्होंने कह दिया कि यदि मेल है या अनमैरिड डॉटर है तो उसका संरक्षक नेचुरल पहले पिता होगा, फिर माता होगी, और इसके बाद अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो उसकी संरक्षकता माता के पास रहेगी, और यदि मैरिड है तो उसका संरक्षक पति। चलिए, ये तो एक बात हिंदू लॉ ने बता दी कि उसका गार्जियन कौन होता है। अब आइए हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में, जो टाइटल आपका डिक्लेयर करता है कि आखिर कौन हक रखेगा बच्चे के बारे में, जिसके बारे में धारा 25 में प्रोविज़न किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि भाई किसी भी गार्जियंस के पास यदि कोई बच्चा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे लेता है तो उस बच्चे के लिए वो रिकवरी के लिए सूट डाल सकता है, वापस ले सकता है, उस पर अपना टाइटल डिक्लेयर करा सकता है। और इसी के साथ धारा 17 भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय उसे गार्जियन से अपॉइंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा। तो बच्चे के वेलफेयर का ध्यान रखेगा, बच्चे के एजुकेशन का ध्यान रखेगा, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा, और बिना उसकी इच्छा के नॉर्मली गार्जियनशिप नहीं देगा। बच्चे की इच्छा यदि वो समझ सकता है, सूझबूझ है, नॉर्मली ये माना जाता है कि 9 साल से अधिक का बच्चा अपने बारे में बता सकता है, अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से न्यायालय को बता सकता है कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। इसके साथ बहुत सारे फैक्टर भी देखे जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखी जा सकती है। बट अभी अभी बहुत से रिसेंट केसेस में रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी इज़ नॉट ओनली द फैक्टर टू डिटरमाइन द गार्जियनशिप। केवल इसलिए कि माँ के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे बच्चा लेके पिता को दे दिया जाएगा। तो वो कोई फैक्टर नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चे का वेलफेयर है। बच्चे की इच्छा का ही ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको जो है कस्टडी दी जा सकती है। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है कि सोल कस्टडी दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग चाहें तो फिजिकल कस्टडी तो एक व्यक्ति रख सकता है, लेकिन उसकी लीगल कस्टडी, यानी कि उसके बारे में जो भी उसके कैरियर के बारे में सोचना है, विचारना है, उन सब के बारे में आप जॉइंट रूप से भी कस्टडी की मांग न्यायालय से कर सकते हैं। दूसरा, एक पार्टी को यदि फिजिकल कस्टडी दे दी गई है या सोल कस्टडी दे दी गई है तो दूसरे को विजिटेशन का भी राइट है, वो समय समय पर मिलने का अधिकार भी अपना सुरक्षित रख सकता है, और वो साधारण से दिया भी जाता है। तो नॉर्मली सिंपल सी बात ये निकल कर आती है, सीधे सीधे अर्थों में, बिना किसी घुमाव के एक बात समझ लीजिए कि बच्चे का वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की तारीख में। बच्चे का वेलफेयर और उसका इंटरेस्ट और उसकी इच्छा, यदि वो कॉम्पिटेंट है अपनी इच्छा देने में,
तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की कस्टडी लगभग तय की जाती है। और बहुत सी केसेस में बहुत से फैक्टर अपवाद हो सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस निर्भर करेगा। अब एक जो मेरी बात है, जो मैंने कहा कि आप कोर्ट से बाहर आ जाइए, जो मैं अपनी व्यक्तिगत राय आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर आपके बीच इतना विवाद हो गया है कि अब आप पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। उस पर निर्णय पर अपने पूरे विचार कीजिए, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए विचार कीजिए, क्योंकि आपकी गलती का परिणाम आपके बच्चों को अल्टीमेटली भुगतना पड़ सकता है। और किसी भी वजह से अगर आपके बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोशिश कीजिए। जीवन बड़ा छोटा है, निश्चित समय आपको मिला है, कोशिश कीजिए कि वेलफेयर तरीके से आप जो है अपने मैटर्स को रिजॉल्व करें। बच्चे के लिए आप फिर से प्रयास कीजिए साथ रहने का। फिर भी नहीं हो पा रहा है, प्यार मोहब्बत से देखिए, आपस में तय कीजिए। कम से कम कस्टडी के मामले में अगर माँ का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बच्चे के साथ, तो फादर थोड़ा सेक्रीफाइस कर लीजिए। तो उन परिस्थितियों को आप लोग बैठ के कम से कम उसको तो सुलझा लीजिए, सुलझा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। कोर्ट भी हिंदू लॉ में कहती है कि मीडिएशन सबसे पहले करना है। यहाँ भी आएंगे कोर्ट में तो हम लोग मीडिएशन ही कराएंगे आपका। पहले कोशिश करेंगे कि मिलजुल के आप अपनी एडवाइस दे दीजिए, तो मीडिएशन के थ्रू, कॉन्सिलेशन के थ्रू कराइए। जब आपको आपके वकील समझाते हैं कोर्ट में तो उनकी बात मानिए। अगर अच्छी बात दे रहे हैं, समझा रहे हैं, जो आपके वेलफेयर के लिए है, आपके बच्चे के वेलफेयर के लिए है, तो उसको समझिए, अपने मैटर को रिजॉल्व कीजिए। और इसी आशा के साथ कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे, प्रेम मोहब्बत से सब लोग रहिए और अपना जीवन सुखमय तरीके से बिताइए। इसी आशा के साथ मैं दिनेश मल्होत्रा आप सबको ये कहता हूँ कि अपने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए और प्यार से रहिए। और इसी तरह के विचार और लॉ की नॉलेज के लिए मेरा एक चैनल है लो चर्चा, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।